हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज एक सोशियोलॉजी का बहुत इसेंशियल कॉन्सेप्ट आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। और इसेंशियल इसलिए है दोस्तों कि बहुत बार मेंस एग्जाम में, यूपीएससी मेंस में सोशियोलॉजी के पेपर में इस क्वेश्चन को डायरेक्टली पूछा जाता है या इनडायरेक्टली इसके एप्लीकेशंस बहुत होते हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि बुक्स में कभी कभी इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। तो आज इस बात की पर्सनल गारंटी मैं दे रहा हूं आपको कि इस वीडियो को यदि आप पूरा सुन लेंगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट एग्जाम तक के लिए ही नहीं, पूरी जिंदगी तक के लिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी और मैकेनिकल सॉलिडारिटी किसे कहते हैं। बहुत बड़ा एक पार्ट है ये थिंकर्स में। यदि आप डर्खाइम को पढ़ेंगे तो डिवीजन ऑफ लेबर एक टॉपिक है जिसमें इमाइल डर्खाइम ने इसको बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इसके कॉम्प्रिहेंशन में, इसको कॉम्प्रिहेंड करने में स्टूडेंट को दिक्कत आ जाती है कि मैकेनिकल सॉलिडारिटी और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में बेसिक डिफरेंस क्या है। दोस्तों, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी और मैकेनिकल सॉलिडारिटी को बताने से पहले एक बहुत छोटी सी स्टोरी आपके सामने शेयर करना चाहता हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। और इस स्टोरी को यदि आप समझ लिए तो आप समझिए कि ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी और मैकेनिकल सॉलिडारिटी को समझना बहुत आसान हो जाएगा। दोस्तों, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसका बहुत दुष्परिणाम आया, एक बहुत डिवास्टेटिंग इंपैक्ट हुआ। और उसके बाद सारी कंट्री एक साथ आके एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे आके उन्होंने डिसाइड किया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो हम किसी तरीके से सरवाइव हो गए, लेकिन कभी यदि गलती से थर्ड वर्ल्ड वॉर हो गया तो कुछ भी नहीं सरवाइव होगा, कोई भी इंसान नहीं बचेगा, क्योंकि सबके पास इतने ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स, बायोलॉजिकल वेपन्स, अब तो बायोलॉजिकल वेपन्स भी हो गए हैं, न्यूक्लियर वेपन्स, केमिकल वेपन्स, इतनी सारी चीजें हो गई हैं, इतने वेपन्स हो गए थे कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के अगेंस्ट में यदि यूज कर लिया तो पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए काफी है। तो इस पे सारी कंट्री ने ये सोचा कि यूनाइटेड रहने के लिए क्या किया जाए, और वहीं से यदि आप ध्यान देंगे तो WTO को इस्टेब्लिश किया गया, जिसको कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। मतलब उन्होंने एक बिजनेस को अपनाया। उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं सारी कंट्री एक दूसरे के साथ बिजनेस करना स्टार्ट कर दे। बहुत बड़ी चीज थी कि बिजनेस यदि हम करेंगे तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, और डिपेंडेंट रहेंगे तो वार जैसी फीलिंग कभी आएगी ही नहीं। ये कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूं दोस्तों कि इससे आप रिलेट कर सकते हैं। रिलेट किस तरीके से कर सकते हैं कि अपने आप को यूनाइटेड रखने के लिए कोई ना कोई चीज तो करना जरूरी है। और यही काम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारी कंट्री एक साथ आई, स्पेसिफिकली जो डेवलप कंट्रीज थी और जो डेवलपिंग कंट्रीज थी, और उन्होंने ऐसा सोचा कि हम सब कंट्री मिलके आपस में एक दूसरे के साथ बिजनेस करेंगे, जिससे हमारा इंटरेस्ट बना रहेगा और ये युद्ध जैसी फीलिंग हमारे दिल में या दिमाग में नहीं आएगी, जिससे थर्ड वर्ल्ड वॉर होने की गारंटी सबसे कम हो जाएगा। अब हम मेन मूल तत्व पे आते हैं। ये कहानी इसलिए आपको बता दिया कि इसका बेसिक आप इस कॉन्सेप्ट में लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? सॉलिडारिटी का मतलब ये होता है कि सोशल कोहेशन, एक सोशल यूनिटी, एक ऐसी यूनिटी जिसके थ्रू हम एक दूसरे से बंधे हुए हैं। एक बॉन्डिंग है, एक हमारी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, एक हमारे लोगों के बीच में एक यूनिटी है, उसी को हम सॉलिडारिटी कहते हैं। चूंकि सोशियोलॉजी है और स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज करना है इमाइल डर्खाइम को, तो यूनिटी की जगह उन्होंने सॉलिडारिटी को यूज कर लिया। तो इसमें आप प्लीज कंफ्यूज मत होइए। सॉलिडारिटी कुछ भी नहीं है, बट इट इज अ प्रोसेस by which society are united together, the people of the society are united together। अब इसमें दो टाइप्स की सोसाइटी आती है, दो टाइप की सॉलिडारिटी आती है, एक मैकेनिकल सॉलिडारिटी और एक ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। दोस्तों, मैकेनिकल सॉलिडारिटी की बात करें तो इसमें एक मंत्र आपको बता रहा हूं, मंत्र ही कहेंगे इसको, क्योंकि एक लाइन का डिफिनीशन है। यदि ये चीज आपको याद हो गया तो समझिए कि ये पूरा का पूरा गीता याद हो जाएगा। पूरे गीता का सार ये है कि मटेरियल डेंसिटी इज इक्वल टू मोरल डेंसिटी। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, मटेरियल डेंसिटी इज इक्वल टू मोरल डेंसिटी। अब इसकी गहराई को समझते हैं कि मटेरियल डेंसिटी क्या होता है और मोरल डेंसिटी क्या होता है। मटेरियल डेंसिटी का मतलब किसी एक विलेज को आप कंसीडर कर लीजिए। मेरे हिसाब से जितने लोग सुन रहे हैं मुझे, हर लोगों का विलेज से कोई ना कोई इत्तेफाक रहा होगा, और मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर लिसनिंग टू मी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे माइट बिलोंग टू विलेज ऑल्सो। बहुत ऐसे लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं, वो विलेज से भी बिलोंग करते होंगे। तो अपने विलेज को आप इमेजिन कर लीजिए। उसमें मैंने क्या बोला? मटेरियल डेंसिटी। मटेरियल डेंसिटी का मतलब कि जो फिजिकल चीजें हैं, जैसे घर एक जैसा हो सकता है, बिजनेस एक जैसा हो सकता है। बिजनेस का मतलब विलेज है
तो एग्रारियन सोसाइटी होगी, मैक्सिमम चांसेज आर देयर। तो बिजनेस उनका क्या है, एग्रीकल्चर है। तो मटेरियल जो चीजें हैं वो एक जैसी ही होंगी ऑन एन एवरेज विलेज में। और मोरल डेंसिटी का मतलब कि उनका जो कॉमन बिलीफ सिस्टम होगा, कॉमन वैल्यूज होगी, वो भी सिमिलर होगी। तो कहने का मतलब कि मटेरियल डेंसिटी इज इक्वल टू मोरल डेंसिटी, मतलब मटेरियलिस्टिक तरीके से भी विलेज में एक जैसी ही चीजें होंगी, और मोरली मतलब वैल्यूज की बात करें, इथिक्स की बात करें, डिसिप्लिन की बात करें, वो एक जैसा ही होगा। और यही बात कहता है मैकेनिकल सॉलिडारिटी। मैकेनिकल सॉलिडारिटी मतलब कि लोग एक दूसरे से यूनाइटेड हैं थ्रू सम कॉमन कस्टम, थ्रू सम कॉमन बिलीफ, थ्रू सम कॉमन लैंग्वेजेस। और ये चीज आपको विलेज सोसाइटी में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि उनका एक कॉमन बिलीफ सिस्टम होता है, उनका एक कॉमन ट्रेडिशन होता है, उनका एक कॉमन सिस्टम होता है काम करने का, और उनका एक कॉमन डिसिप्लिन होता है। या यूं कहें कि एक रिप्रेसिव लॉ को भी वो लोग फॉलो करते हैं। रिप्रेसिव लॉ का मतलब ये होता है कि छोटी सी गलती पे भी कठिन से कठिन सजा वो विलेज सोसाइटी वाले आपको देते हैं। तो ये हो गया ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, मतलब इसमें एक सिमिलर सोसाइटी होगी और वो एक कॉमन बिलीफ, कॉमन वैल्यूज, कॉमन डिसिप्लिन, कॉमन कस्टम, कॉमन ट्रेडिशन, कॉमन सिस्टम शेयर करेंगे। लास्ट में मैं एक एग्जांपल के तहत इस बात को प्रूफ करना चाहता हूं कि सपोज दैट कि एक बच्चा विलेज में पैदा हुआ, और जैसे ही वो पैदा हुआ उसने देखा कि उसकी सारी कम्युनिटी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। वो बच्चा भी फिर जैसे जैसे बड़ा होता है वो भी एग्रीकल्चर करने लगता है। उसके बाद उस पूरे गांव के बच्चे एक कॉमन स्कूल में जाते हैं, वो भी अपने बच्चे को उसी स्कूल में भेज देता है। उसके बाद एक कॉमन फेस्टिवल होता है जिसको सब लोग मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, वो बंदा भी अपने बच्चे के साथ उस फेस्टिवल को गांव वालों के साथ मिलकर सेलिब्रेट करता है। तो हम ये कहेंगे कि एक कॉमन बिलीफ, एक कॉमन वैल्यूज, एक कॉमन डिसिप्लिन के तहत वो आपस में एक दूसरे से इंटीग्रेटेड हैं, एक दूसरे के साथ यूनाइटेड हैं और एक सोशल कोहेशन की यूनिट बना रहे हैं। इससे इतर यदि हम मैकेनिकल की जगह ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी की बात करें तो इसमें ठीक इसका उल्टा होता है। उसमें सोसाइटी होमोजीनियस थी, एक जैसे ही सारे लोग काम कर रहे थे, विलेज सोसाइटी की बात कर रहे थे और उस सिमिलैरिटी की वजह से उसमें यूनाइटेड थे। इसमें डिफरेंसेस की वजह से यूनाइटेड रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, डिफरेंसेस की वजह से लोग यूनाइटेड रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे ये जो मैं शर्ट पहना हूं, इसमें हो सकता है कि इसका बटन किसी और ने बनाया है, ये जो फैब्रिक है वो कहीं और से आया है, इसकी डिजाइनिंग कहीं और पे हुई होगी। तो ये सब लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो सभी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं आपको पढ़ा रहा हूं या आप जहां पे भी हैं यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप खेती नहीं करते हो, मैं खेती नहीं करता हूं, लेकिन इसके बावजूद हमारे पास खाना पहुंचता है। वो इसलिए पहुंचता है कि कोई ना कोई हमारे लिए काम कर रहा है। तो बहुत ऐसी चीजें हैं हमारे पास जो कोई दूसरा प्रिपेयर कर रहा है और वो हमें मिल रहा है। मतलब देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब कि एक बंदा एक काम को कर रहा है, दूसरा बंदा दूसरे काम को कर रहा है, तीसरा बंदा तीसरे काम को कर रहा है, लेकिन सारे लोग इंटरकनेक्टेड हैं। लास्ट में मैं एग्जांपल के तहत इसको प्रूफ करता हूं। सपोज दैट कि मैंने एमबीए किया है और मेरा बहुत मन है, दिली इच्छा है मेरा, सच में मैं कह रहा हूं कि मुझे एक रेस्टोरेंट खोलना है। तो मैंने एमबीए किया, मैंने रेस्टोरेंट की सारी केस स्टडी कर ली, लेकिन इसके बावजूद मुझे उस रेस्टोरेंट को भली भांति चलाने के लिए सबसे पहले एक प्रॉपर्टी डीलर से कांटेक्ट करना पड़ेगा ताकि वो मेरे लिए एक स्पेस ढूंढ दे। उसके बाद एक लॉयर को भी हायर करना पड़ेगा कि लीगल प्रोसीजर क्या क्या है एक बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए, स्पेसिफिकली रेस्टोरेंट को एस्टैब्लिश करने के लिए उस चीज के बारे में बताएगा। एक मुझे आर्किटेक्ट को भी ढूंढना पड़ेगा जो उस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करे, और जब बिल्डिंग बन जाएगा तो मुझे शेफ और बाकी हो सकता है 2-3 और एम्प्लॉइज को रखना पड़ेगा, ऑफिस बॉय को रखना पड़ेगा, इन लोगों को रखना पड़ेगा ताकि हमारा जो ड्रीम है वो रियलिटी में कन्वर्ट हो। तो हालांकि मुझे बहुत सारी नॉलेज थी, लेकिन इसके बावजूद मुझे उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए एक लॉयर को ढूंढना पड़ा, एक प्रॉपर्टी डीलर को ढूंढना पड़ा, 2 शेफ को ढूंढना पड़ा, और इसके साथ साथ इसके लॉयर हो गया, शेफ हो गया, प्रॉपर्टी डीलर हो गए। ये 3 चीजें भी यदि आप ध्यान में रखें तो 3 अलग अलग लोगों का काम है। एक आर्किटेक्ट को ढूंढना पड़ा, ये चौथा हो गया। तो ये सब लोग एक दूसरे से डिपेंडेंट होंगे, ये सारे लोग एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, तभी उस प्रोजेक्ट को हम एक फिजिकल फॉर्म दे पाएंगे और हमारी रियलिटी जो हमारा ड्रीम है वो रियलिटी में पूरा हो पाएगा। और इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस साफ साफ समझ में आ रहा है दोस्तों कि जो मैकेनिकल सॉलिडारिटी है वो सिंपल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी एक
कॉम्प्लेक्स सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती है। उसमें होमोजेनिटी होती है, इसमें हेट्रोजेनिटी होती है। उसमें ऑर्गेनिक मैकेनिकल सॉलिडारिटी की बात करें तो उसमें डिवीजन ऑफ लेबर का बहुत कम चांस होता है, देयर इज अ लो पॉसिबिलिटी ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। लेकिन ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी की बात करें तो उसमें देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। इस तरीके से एक और बहुत बड़ी चीज मैं बता रहा हूं कि उसमें मैकेनिकल सॉलिडारिटी में जो लॉ होता है वो काफी रिप्रेसिव लॉ होता है, मतलब एक छोटी सी गलती के लिए बड़ी सजा मिलती है। लेकिन इसमें क्या होता है, माइल्ड पनिशमेंट होता है, रिस्टिट्यूटिव लॉ उसको बोलते हैं, आप इंडियन पॉलिटी में पढ़ेंगे। इसमें पनिशमेंट के लिए, किसी भी गलती के पनिशमेंट के लिए काफी माइल्ड पनिशमेंट होता है। तो ये सारी चीजें हैं। लास्ट में यही बोलूंगा कि मैकेनिकल सॉलिडारिटी एक प्रिमिटिव सोसाइटी में प्रैक्टिस की जाती है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी की बात करें तो एक मॉडर्न सोसाइटी में प्रैक्टिस की जाती है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा लेक्चर। थैंक यू।